नमस्कार, द अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। द रियल इशू में आप बात करेंगे संसद को लेकर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देश की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। चुनाव कार्यक्रम के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया। इनमें मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे अहम पद भी शामिल बताए जा रहे हैं। इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका बताते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। वहीं सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस पूरे विवाद के बाद बीच विपक्षी दलों का आरोप है कि यह फैसला केंद्र सरकार के दबाव में लिया गया है, जबकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव से ठीक पहले अधिकारियों का ट्रांसफर चुनावी निष्पक्षता के लिए जरूरी कदम है या फिर यह राजनीति का हिस्सा बन गया है। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ के हैं और उनका हम रुख करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक हैं, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन। वहीं पे जगदीप सिंह है हमारे साथ, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और दिनेश सिंह गेट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और कीमती समय अपना हमारे साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो शुरुआत में दिनेश सिंह गेट से करूंगा। सर, चुनाव से पहले इस तरह के ट्रांसफर होना, क्या ये कितना सामान्य प्रक्रिया है? किस तरह समझते हैं इन चीजों को? जी सर। जी साहिल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले जैसे अगर देखा जाए, देखिए देखिए मतलब है कि जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने आप में एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और मतलब अपने आप की खुद की जैसे इनकी ऑटोनोमस जो है वो डिसीजन मेकिंग अपनी पावर्स होती है। और दूसरा, जैसे ही चुनावों की जैसे घोषणा होती है तो घोषणा होते के साथ में स्वतः सभी जो पावर्स हैं वो अपने आप इलेक्शन कमीशन के पास चले जाती है, और वहां पर जैसे कि जो अधिकारी होते हैं वो सबके सब रिपोर्टिंग इलेक्शन कमीशन को करते हैं। और इलेक्शन कमीशन देखिए, जैसे कि अब सभी ने देखा होगा कि जैसे कि अब मतलब जैसे वर्तमान जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, या इससे पहले भी जो रहे, तो वो देखिए हमेशा क्या होता है कि जब जैसे चुनाव का ऐलान करना होता है उससे पहले और जिन राज्यों में चुनाव होना होता है तो उस सब जगह का एक दौरा करके आते हैं, उन मतलब ग्राउंड स्थिति देखने के लिए, और देख के परखे कहाँ पर किसी की जरूरत है, किसी कहाँ पर कोई संवेदनशील, कोई सेंसिटिव जैसे बूथ है, सेंसिटिव कोई जगह है या और कुछ है, तो वो सभी चीजों को देख के परख के समझ के बाद में एक विस्तृत एक रिपोर्ट बनती है। फिर जैसे ग्राउंड पे जो जैसे ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के शासन और प्रशासन की एक बैठक होती है। वो सभी जगह पर लोकल भी होती है, बाद में फिर दिल्ली में आकर के बैठक हुई, तो सभी चीजों को लेकर के बाद में तय किया था कहाँ पर किस तरीके से क्या बना है कि जैसे किस तरीके से चीजें बदलाव में किसी को लेके आनी चाहिए या नहीं लेकर। जैसे अभी इसमें भी जैसे बताया गया कि जो पिछले 3 साल से एक ही जगह पोस्टेड है उन सब ऑफिसर्स का तबादला किया जाएगा। इसके अलावा जैसे कि जो पिछले जैसे कि विधानसभा जो चुनाव बंगाल में होता था उस टाइम पे जो कोई पीठासीन वहां पर अधिकारी जो थे तो वो अगर किसी विधानसभा में थे या किसी जिले में थे तो उसके बजाय दूसरों को लिया जाएगा, तो रोटेशनल टर्म्स पे तो उस तरीके से है। तो वो अपने आप में एक तरह से प्रशासनिक के वो चीजें हैं, और जैसे कि उसको लेकर के अगर जैसे देखा जाए, अब जैसे कि मैं एक चीज को जैसे कि बिल्कुल तथ्यों के साथ बताता हूँ। जी। जैसे कलकत्ता कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर है, उनको बदला गया, तो उसका रीजन ये था कि उन पर आरोप पूरे तरीके से सिद्ध होते थे कि ममता जी की बिल्कुल नजदीकी है, और बीच में जैसे कि ईडी जैसी संस्था पे और जैसे कि बीच में जैसे कि इस तरह की चीजें कोई आपस में टकराव की जैसे स्थिति उत्पन्न हुई कि जैसे वहां पर मतलब पुलिस के किसी मतलब है कि मतलब जो कोई मातहत थे तो उनके द्वारा जैसे कोई केस किया गया, फिर ईडी के ऑफिस में जाकर के मतलब जाना हुआ, तो वो अपने आप में बड़ी जैसे कि पब्लिक में एक बड़ा मतलब गलत सा मैसेज आता है। तो किसी तरह की चीजें मतलब ऐसा टकराव या किसी तरह की चीजें जैसे निष्पक्ष चुनाव हो सके उसको लेकर के, और इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने तरह की जो तय जो मानक है या तय जो गाइडलाइंस है उसके तहत ये करने का काम किया था। उसमें अगर कोई प्रतिपक्ष का या पक्ष का या किसी भी तरह का कोई व्यक्ति अगर कोई मतलब किस तरह के प्रश्न चिन्ह लगाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें ठीक ठाक है। दूसरा, अगर जरूरत अगर पड़ती भी है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी तरह के लोगों का मतलब कोई भी हो, चाहे मतलब कि पब्लिक में से कोई हो या शासन प्रशासन से हो या जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हो, तो उन सभी को आवाज उठाने का, सभी को बात रखने की, अपने रखने की, और सभी तरह की आजादी होती है। तो उसको लेकर के जैसे देखिए कि जैसे जो ऐप है, ऐप पर पूरी तरीके से रिटर्न में भेज सकते हैं, या जैसे कि मान लीजिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेकर के जो जिले के जैसे कि जो है अधिकारी उनके पास में, या जैसे मान के चले स्टेट के जैसे अधिकारी उनके पास में, तो हर जगह मतलब जैसे कि उसका एक रास्ता है हर चीज का। कोई ये नहीं कि ठीक है भाई जैसे कि पूरा सील बंद लिफाफा है, किसी को नजर नहीं आ रहा है, ऐसी चीजें नहीं होती ऐसे। तो सभी चीजें ओपन है, लेकिन पूरे तरीके से एक ब्लैंकेट एक तरह से वो कवर लगा करके और ये बोला जाए कि भाई सभी चीजें खराब हैं या सभी चीजें मतलब है कि कहीं ना कहीं मतलब एक जैसे उस तरीके से कोई गलत गलत है या कोई मतलब किस तरीके से कोई और प्रश्न चिन्ह लगा दे जाए, तो वो मैं ठीक नहीं समझता। बाकी देखिए, चुनाव जैसे होता है तो चुनाव होते टाइम पे आरोप प्रत्यारोप हर तरह की चीजों पे लगते हैं,
लेकिन चीजों को पहले देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हर अधिकारी को बिना मतलब के प्रश्न चिन्ह लगाने वाला काम वो मैं ठीक ठाक नहीं समझता। तो ऐसा मेरी मतलब अपनी खुद मेरा अपना मत है। बाकी देखिए जो पार्टीज है अपने तरीके से अपना काम चाहेंगी, और हर कोई चाहेगा कि उसके मतलब है कि जो जिस अधिकारी पे उनको भरोसा है, या कोई अधिकारी उनके मतलब कि अपने खुद का जैसे कि है उस तरह के लगे, जैसे कोई डीएम कहीं के हैं, और वो जैसे कि कोई ना कोई जैसे कोई पार्टी चाहती है कि ठीक है भाई जैसे कि वो इनके साथ में कोई बातचीत किसी की ठीक ठाक है, तो वहां पर लगे रहे, या जैसे किसी पे आरोप पहले के लगे, तो वो चीजें हमेशा नहीं चल पाती। तो उन्हीं को लेकर के तो मुझे लगता है कि बार बार किसी तरह के प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय, और जैसे इंडिपेंडेंट चुनाव होते हैं तो वो पूरी तरीके से भरोसा करके इलेक्शन कमीशन पर उस तरह की चीजें करनी चाहिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है ऐसे। जी। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा आपका, मैं रुक करूंगा डॉक्टर अविरल मलिक शिका, हमारे स्पोक्स पर्सन है बीजेपी से। फिर मैं जगदीप सिंह का भी रुक करूंगा। पहले मैं डॉक्टर अविरल से समझूंगा चीजों को। क्या चुनाव के ऐलान के तुरंत बाद अधिकारियों का ट्रांसफर राजनीतिक संदेश देता है? विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग केंद्र के दबाव में काम कर रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से विपक्ष के आरोपों का, विपक्ष को अधिकार है अपना विषय रखने का, परंतु जहां तक आरोपों का सवाल है, इन आरोपों का मैं समझता हूं इन आरोपों का किसी प्रकार से दम इसलिए नहीं है। जहां तक विषय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो चुनाव आयोग स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता था, करता है और सदैव करता रहेगा। और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े करना, न्यायालय के ऊपर सवाल खड़े करना, पत्रकारिता के ऊपर सवाल खड़े करना, मैं समझता हूं ये स्वस्थ लोकतंत्र में एक प्रकार से सही नहीं है। और जहां तक विषय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो निश्चित रूप से वो एक्शन लिया जाता है, और ये एक मैं समझता हूं कंटिन्यू बेसिस पे होता है, इसमें किसी रूप में कोई दो राय नहीं है। और जहां तक चुनाव आयोग का विषय है, और एक तरीके से चुनाव आयोग का विषय, चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग ये पहले के कालखंडों में भी थे, इंदिरा जी के दौर में, वीपी सिंह जी के दौर में, चाहे चरण सिंह जी के दौर में भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे, तो खड़े कर दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ किसी रूप में ठीक नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय विपक्ष का, तो विपक्ष को चुनाव लड़ने में ध्यान देना चाहिए, जनता के बीच में पकड़ बनाने में ध्यान देना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, और जनता के बीच में इनकी पैठ कोई रहेगी नहीं। और इस प्रकार से आईटी सेल और मीडिया के माध्यम से आरोप प्रत्यारोप के काम किए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और कृषि के ऊपर एक तरीके से एग्रीकल्चर के मुद्दे पे, हेल्थ सेक्टर के मुद्दे पे, एजुकेशन सेक्टर के मुद्दे पे, इन विषयों पे, अहम विषयों पे, जनता जुड़े विषयों पे चर्चा करें तो शायद और बेहतर होगा। क्योंकि जहां तक जनता का सवाल है, एक सर्वे करा लिया जाना चाहिए कि भाई इलेक्शन कमीशन के नाम पे कितने लोग वोट देते हैं, चुनाव आयोग के मुद्दे पे कितने लोग वोट देते हैं, ईवीएम के मुद्दे के आधार पे कितने लोग वोटिंग करते हैं, और वोट चोरी के मुद्दे के आधार पे कितने लोग वोटिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। और जहां तक विषय एग्रीकल्चर का, तो किसान के मुद्दे पर चर्चा होनी अनिवार्य है, किसान के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, और कृषि सेक्टर में, एक तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, इसकी चिंता निश्चित रूप से विपक्ष को भी करनी चाहिए। जी ठीक है, मैं रुक करूंगा दोबारा आपका, मैं रुक करूंगा जगदीप सिंह जी का। जगदीप सिंह जी, आप किस तरह देखते हैं इन फैसलों को लेकर, और क्या आप तो लगातार आरोप लगाते रहे हैं निष्पक्षता के ऊपर, भरोसा कम हो रहा है चुनाव आयोग के ऊपर? साहिल जी, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा सबको प्रणाम। देखिए, विडंबना है जब कोई प्रवक्ता या कोई राजनीतिक विश्लेषक अपना वक्तव्य किसी भी एक तथ्य या पहलू को मद्देनजर रखते हुए, तो निश्चित तौर पर यह न केवल उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण को दर्श करता है, दिखलाता है, बल्कि ये भी बताता है कि किस तरीके से भारत की जनता को आखिर समझ क्या लिया। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे शब्द समझ नहीं आ रहे, मैं कहूं क्या। चुनाव आयोग ने इस देश में लोकतंत्र का गला रेत दिया है। इसी पृथ्वी पर रहते हैं अगर आप लोग, तो शायद आपको बात समझ आएगी, अन्यथा अगर किसी दूसरे ग्रह से है तो माफ कीजिएगा। सबसे पहली बात मुझे जरा यह बता दीजिए, जब आप रातों रात अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से बाहर कर देते हैं, 2-1 का बहुमत अपने पास रख लेते हैं, उस कमेटी का जो तय करेगी कि चुनाव आयोग कौन होगा, फिर आप लोकतंत्र की बात करते हैं। मेरे पास इतने उदाहरण हैं, मैं दावे के साथ चुनौती देकर कह रहा हूं, भाजपा प्रवक्ता अगर एक का भी जवाब दे दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे बाकी तो छोड़िए, आज आपने राज्यसभा की वोटिंग करवाई है, आपके 2 विधायक गिरफ्तार हुए हैं, मालूम है आपको? 5-5 करोड़ की रिश्वत का आरोप है। बीजू जनता दल के शीर्ष नेतृत्व ने न केवल आरोप लगाए, बल्कि एक महिला विधायिका
के संदर्भ में यह बताया कि उसके इनवैलिड वोट को वैलिड कर दिया गया। ये वही चुनाव आयोग है जिसने जब 20 लाख मशीनें गायब हुई थी खुद माना था आरटीआई में, आज तक जवाब नहीं दिया। ये वही चुनाव आयोग है जो केवल 2 कंपनियों से ईवीएम लेता है और उसमें से एक कंपनी के 7 में से 4 निदेशक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी सदस्य हैं। ये वही चुनाव आयोग है जिसने आज तक सोर्स कोड नहीं दिया। ये वही चुनाव आयोग है जिससे जब यह कहा गया कि वीवीपैट की पर्ची का मिलान कर लीजिए तो केवल 5% के मिलान के लिए तैयार हुआ। ये वही चुनाव आयोग है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाइडलाइन तैयार कीजिए तो जवाब मिला कि हम गाइडलाइन तैयार कर चुके हैं। ये वही चुनाव आयोग है जब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव ने मॉक पोलिंग की तो मोदी सरकार घुटनों पर आ गई। पुलिस के ट्रक भरकर भेजे गए ताकि वहां पर मॉक पोलिंग ना हो। ये वही सरकार है जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव से पहले धांधली करके सीटें जीत ली। ये वही चुनाव आयोग है जिसकी ईवीएम मशीन सुप्रीम कोर्ट में ना केवल पकड़ी गई बल्कि साबित हो गया। आपने आरोप बहुत लगा दिए पर साबित एक नहीं हुआ है। ये साहिल जी मुझे बताओ ना कैसे साबित करोगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबित हो गया, जो हारा था उसको जीता घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या सबूत चाहिए आपको? आप ही बता दीजिए मुझे जरा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या सबूत चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भी अब सवाल उठा रहे हैं। साहिल जी ये बहुत संवेदनशील विषय है। मेरे जैसे लोग जिन्होंने अपने पूरे जीवन को दांव पे लगा दिया, जिन्होंने अपना करियर छोड़ दिया, 24 साल जर्नलिज्म में देने के बाद जो राजनीति में आए कुछ करना चाहते हैं, क्या बना दिया इस देश का इन्होंने? मुझे जरा सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह साबित हो गया कि ईवीएम में जो है वो वोटों की धांधली हुई है। अभी हरियाणा में एक विधायक का चुनाव कैंसिल हुआ है, मालूम है इनको? और मैं बताता हूं क्यों हुआ, जरा सुन लीजिए। वो इसलिए हुआ कि नियम यह कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई उम्मीदवार उतने वोटों से हारा है जिससे ज्यादा वोट जो है वो उसको पड़े हुए हैं पोस्टल बैलेट से और उनकी गिनती नहीं हुई तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप मुझे बताइए, आपने पूरे देश में नियमों का फालूदा बनाकर यह तरीका है आपका जीतने का? 55 लाख वोट आपने महाराष्ट्र में बैठाए। मुझे बताइए साहिल जी, वहां पे इनका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स कहता है कि महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या जो है वो केवल 29 लाख है। तो 55 लाख वोट कैसे बढ़ा दिए इन्होंने? 60 लाख वोट इन्होंने बिहार में काटे। और जिस ज्ञानेश कुमार की ये बात कर रहे हैं, मैं एक बात बता दूं आज आपको, कांग्रेस की सत्ता को कोई रोक नहीं सकता। और जिस दिन कांग्रेस की सत्ता आई, माननीय राहुल गांधी ने कहा था घर से निकाल कर लाएंगे उन तमाम चोरों को, वो चाहे राजीव कुमार हो चाहे ज्ञानेश गुप्ता हो। ये घटिया किस्म की शायरी सुनाकर देश को अगर ये सोचते हैं कि ये चुनाव भाजपा को जिता देंगे, अरे जिस आदमी को आप लेकर इस वजह से आए, 2-1 का बहुमत आपके पास है, बताइए क्यों बिठाया आपने नेता प्रतिपक्ष को सम्मति में? जब तय आप करेंगे, आपने इलेक्शन कमीशन को बाहर क्यों, सारी चुनाव आयोग की संसदीय समिति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर क्यों निकाला? इसका जवाब दे दीजिए। आज जो 2 भाजपा के विधायक गिरफ्तार हुए हैं राज्यसभा की वोटिंग में, इसका जवाब दे दीजिए। 20 लाख मशीनों का जवाब दे दीजिए। आपका एक विधायक और उसका बेटा गिरफ्तार है, उसके घर से हजारों की तादाद में वोटर लिस्टें और वोटर कार्ड मिले हैं जो वो आग लगाकर जला रहा था, सीसीटीवी फुटेज है। बताइए, 9 फुट का पुलिंदा लेकर आए थे राहुल गांधी, किसी एक का जवाब दे दिया तो बता दीजिए। एक एक घर से हजार वोट निकले हैं, दीजिए जवाब। अरे चोरी करके ये बैठी ये सरकार, ये वोट चोरी की सरकार है। तथा कथित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट चोर प्रधानमंत्री क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आज इस देश के अंदर वोटों से चोरी करके हासिल की गई। क्यों लगाया आपने साथ में? आप तो सीधे आरोप लगाते हैं, तथा कथित क्यों लगाया आपने साथ में? तथा कथित इसलिए लगाया, मैं जवाब देता हूं ना क्यों लगाया मैंने तथा कथित। वो इसलिए लगाया क्योंकि जितने आरोप हमने लगाए हैं किसी एक का जवाब देने के लिए इनकी हिम्मत नहीं है। मुंह पर दही जमा हुआ। देना ज्ञानेश गुप्ता इस बात का जवाब। कौन थी वो ब्राजीलियन मॉडल, जरा बताए कौन थी वो ब्राजीलियन मॉडल? दिनेश सर, हर बार चुनाव आयोग पर ही निशाना साधा जाता है, आखिर ऐसा क्यों है? भारतीय जनता पार्टी का साहिल जी, ये लेकर आए हैं उसको, 2-1 का बहुमत है इनके पास। ये वो व्यक्ति है जो अमित शाह के डिपार्टमेंट में पहले से काम कर रहा था, सहकारिता विभाग से आया गया ये व्यक्ति है वो, जिसको बिठा दिया इन्होंने चुनाव आयोग बनाकर, चुनाव आयुक्त बनाकर, सॉरी। जी सर, जगदीप जी जो है जी सर जी जगदीप जी जो है उन्होंने देखिए काफी आरोप लगाया और अपने तरीके से जागरूक हैं काफी, और अपने तरीके से काफी सारी बातें इन्होंने बताई
तब मैं इनके सभी बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन उसके वाला साथ में जैसे मैं कोई देखिए प्रश्न चिन्ह किसी पे लगाने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जैसे कांग्रेस से ये है तो मैं कांग्रेस की एक बात मुझे ध्यान आती है कि इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन नाम की कोई चिड़िया होती है, इसके बारे में देश में कोई नहीं जानता था जब तक टीएन सेशन जो है उस कुर्सी पर नहीं बैठे थे ऐसे। और वो सिर्फ कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं आए थे। टीएन सेशन ने एक वक्तव्य उस टाइम बताया था और वो अच्छी तरह से मुझे ध्यान है। उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस ये चाहती है या सरकार ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन नाम के घोड़े पर बैठ करके और वो आगे सत्ता में आ जाएगी, तो ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। और वो पूरे तरीके से जब तक वो रहे तब तक सरकार के साथ में खींचतान चलती रही और बाद में उनके सर पे 2 जो है एडिशनल ऑफिसर्स को बैठाया गया है। तो वो चीज थोड़ा बहुत देखिए वो सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज पे आते हैं। दूसरी चीज में जैसे उन्होंने बताया कि जैसे जो ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग जैसे 2 मशीन है, तो देखिए दोनों मतलब जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी जो है, वो देखिए दोनों कंपनी जो सरकारी कंपनी है। अगर जैसे कल को तो मेरी शुभकामनाएं है कि अभी जैसे प्रतिपक्ष में कांग्रेस हो सकता है कल को जैसे किसी टाइम पे जैसे कहीं कभी जैसे मौका मिलता है, तो उस टाइम पे अगर आती है तो ये कंपनी जो होंगे तो उन कंपनीज को बोला जैसे करने वाले जो हेड होंगे तो वो तो लोग वहीं के होंगे, तो उस टाइम पे रिपोर्टिंग होगी नहीं होगी उसके तो एक अलग कहानी है। लेकिन पूरी तरीके से सरकार की कंपनी अगर काम कर रही कुछ कर रही तो उसमें कोई खास बहुत बड़ी समस्या वाली बातचीत क्या है। और दूसरी बात इसके अलावा तीसरी बात पे जैसे आता हूँ मैं कि जैसे किसी तरह की जैसे ईवीएम बेवफा वाली बातचीत पहले होती थी, तो उसको लेकर के बाद में बिल्कुल ठंडा पड़ गया पूरा पूरा मतलब जो जो पूरा जैसे कि मतलब एक तरह से प्रोटेस्ट करने का और जो पूरी तरीके से बहुत बड़े बड़े जैसे कि आरोप लगाते थे कांग्रेस या प्रतिपक्ष की तरफ, तो वो चीजें उस तरीके से नजर मतलब अभी नजर क्यों नहीं आती हैं, उसको एकदम से लेके क्यों छोड़ दिया। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसे कि जो जैसे बिहार का चुनाव हुआ था, तो बिहार के चुनाव से एन पहले और उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी करती थी। सबसे प्रमुख तौर पे कांग्रेस का नाम इसीलिए ले रहा हूँ कि प्रमुख तौर पे ईवीएम पर या इस तरह की जो है ठीकरा फोड़ने का काम जो है बहुत बुरी तरीके से करने काम करती थी। लेकिन उसके बाद ये देखिए कि जैसे बूथ लेवल पे जैसे कि जो अपने जो एजेंट्स बनाने होते हैं, तो सभी जो बूथ पे जैसे कि जो जहां से जैसे रिपोर्ट्स पहुंचनी चाहिए और कुछ करनी जी। चाहिए, तो मात्र मतलब 80,000 से ज्यादा मेरे ख्याल से बूथ थे, जहां तक मैं होता है मतलब है कि कोई थोड़ी गड़बड़ मेरे से ना हो रही हो, चूक ना हो रही, क्योंकि मुझे पूरे तरीके ध्यान नहीं है। उसमें से मात्र मान के चले कि 17,000 या ऐसे कुछ पे ही सिर्फ इन्होंने अपने और बूथ लेवल एजेंट्स जो अपॉइंट किए थे ऐसे। और बहुत ही कम जैसे कि एक डिबेट थी मेरी किसी चैनल पर, तो उस टाइम पे मैंने पूछा था जैसे कि कोई प्रवक्ता थे मिडिल टीएमसी के, तो उन्होंने कुछ बिहार के लेकर के बातचीत कुछ चल रही थी, तो मैंने जब पूछा था उस समय बातचीत की तो उस टाइम पे उनके पास जवाब नहीं था। और बाद में कांग्रेस के भी थे, तो उनसे भी पूछा, मैंने कहा आपके बूथ लेवल एजेंट्स कितने आप लोगों ने अपॉइंट किए, तो उस टाइम पता चला कि उनके पास में उसी का जवाब नहीं था। और बाद में जब जैसे कि पता लगा, उन्होंने गूगल करके पता किया, तो बाद में पता उन्होंने पता कि नहीं हम लोगों ने कोई सवाल जवाब नहीं उठाया इलेक्शन कमीशन पे इसी को लेकर, एसआईआर को लेकर या ईवीएम को लेकर के। वो आरजेडी ने अपने तरीके से कंप्लेंट दे दी थी ऐसे। तो इस तरह की चीजें हैं। उसके अलावा छठी चीज ये है कि जैसे जिस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने और इनको दिल्ली वाले अपने दफ्तर में बुलाया था, तो उस टाइम पे मतलब बाहर प्रोटेस्ट किया, खूब मतलब अपने तरीके से शोर शराबा किया और बहुत ज्यादा चीजें हुई कुछ हुई। और इलेक्शन कमीशन ने ये तक ऑफर, उस टाइम पार्लियामेंट चल रहा था ऐसे, तो उस टाइम पर बहुत सारे इनके कम से कम मतलब कि कई सौ लोग जो थे वो प्रतिपक्ष के वहां पर गए थे, बाहर तक मतलब सिर्फ हंगामा खड़ा करते रहे। और उन्होंने बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ पर और जो जैसे कि जो मतलब कि जैसे कि हॉल जो है उसमें बैठने की जगह जितनी है, तो उन्होंने एक नंबर बताया था कि इतने जो लोग हैं आप प्लीज आ जाइए। और एक जगह से आगे जाने का जैसे कि जो रास्ता था वो दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा था। तो उन्होंने बताया कि इससे आगे अगर आप पैदल आना चाहें तो पैदल आ जाइए, हमारे ऑफिस में बैठ के हम चर्चा करें, एक एक बात पे हम लोग सिलसिलेवार तरीके से और बिंदुवार तरीके से बातचीत करेंगे। लेकिन अंदर कोई प्रतिपक्ष का व्यक्ति नहीं गया, सिर्फ बाहर स्लोगन और ये पोस्टर और ये सब लेकर के चीजें चलती रही। और उसके अलावा अंदर जाने की बातचीत फिर जैसे कि फिर इलेक्शन कमीशन ने फिर ऑफर किया कि हम लोग अपनी गाड़ियां भेज देते हैं या पुलिस जो है इनकी गाड़ियां बिठा करके और आपको अंदर लेके आ जाएगी, तो वो भी करने का काम नहीं किया गया। तो देखिए जी। सिर्फ मतलब कि सिर्फ एक तरह से हंगामा खड़ा करने जो है वो मकसद नहीं होना चाहिए। और जैसी बातें जो जैसे होती हैं, जो जिस तरीके से कोई भी जैसे कोई संस्था है, इंडिपेंडेंट कोई संस्था है, उस पर आपको किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा करके पीछे हट जाए, तो वो चीज ठीक ठाक नहीं होती है। उसके बजाय ये होता है कि उसको आखिर तक उस मतलब जो आपने आरोप लगाया उसको आखिर तक लेके जाए। किसी कोर्ट में जैसे कोर्ट की बातचीत थी, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची जो है इनकी बेंच पे एसआईआर को लेकर के और सुनवाई चल रही थी। पहले इनकी बैटरी ऑफ लॉयर्स यानी कि दर्जनों लॉयर जो थे वो खड़े होकर सुनवाई करते थे और बहस करते थे। आखिरी जिस दिन जैसे कि मतलब कि जैसे एसआईआर की जिस टाइम चर्चा थी और जैसे कि फैसला देने की बातचीत जब हो रही थी, तो उस टाइम पे और मात्र 40 मिनट में सारी कार्रवाई निपट गई। और मुश्किल से कुछ चुनिंदा कुछ लोग वहां पर थे ऐसे पूरे तरीके से। तो उस टाइम पे जो जस्टिस सूर्यकांत थे उन्होंने मतलब अपने तरीके से मतलब वहां पर अब कुछ सवाल जो है दिनेश जी से। हाँ बिल्कुल पूछेगा, मैं थोड़ा खत्म कर लूं। और ये आप देख सकते हैं जगदीप जी, आप गूगल पर सर्च कर लें, उसमें वर्डिक्ट को सर्च कर लें,
उस तरीके से कांग्रेस ने उस टाइम नहीं लगाया। तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि कोई भी जैसे जगह है तो उसको कोई भी जैसे आरोप लगाया जाए जगदीप जी, तो या और भी जो सुन रहे हैं उस तरीके से कि आरोप कोई भी किसी भी जगह पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे लगाया जाए या कोर्ट में लगाया जाए, तो उसको आखिर तक अंजाम तक पहुंचाने का काम जो है वो एक तरह से जिसने जैसे कंप्लेंट दी, कंप्लेनेंट जो है उसका राइट भी होता है और उसका अधिकार भी होता है और उसका एक तरह से आगे तक लेके जाना और उसका मतलब कर्तव्य भी बनता है। लेकिन वो ले जाने काम नहीं करते, बीच में ही कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, तो वो चीज कतई ठीक ठाक नहीं है। ईवीएम बेवफा तो आप पूरी तक उसको लास्ट तक लेके जाइए, बार बार बताएगा कि आप हैक करके इसको दिखा दिए, तो उस टाइम कोई नहीं आता ऐसे। तो इस तरह की चीजें मतलब ये पब्लिक डोमेन में सब चीजें हैं, बाकी कोई भी किस तरह की है। मैं आपकी जगदीप जी हर बात का सम्मान करता हूँ, आप जो पूछना चाहे मुझसे पूछिए, मैं आपका बिंदुवार उस तरह का जवाब पूरा देने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस पर। ठीक है सर, मैं करूंगा दोबारा रुका हुआ। पहले मैं डॉक्टर अविनाश मलिक जी का रुक करूंगा। अच्छा डॉक्टर अविनाश मलिक जी, इतने आरोप लगे, आप इनका जवाब किस तरह से देना चाहेंगे? मैं सवाल भी जोड़ूंगा साथ में। तो किस आप बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था पर बीजेपी का आरोप कितना गंभीर जो है उसको समझते हैं? क्या चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा माना जा सकता है? नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का, विपक्ष का, तो निश्चित रूप से इन्हें अधिकार है अपना विषय रखने का, सवाल पूछने का इन्हें अधिकार है, सवाल रखने का अधिकार है, इसमें किसी रूप में आपत्ति नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है, बिना किसी तथ्य के आधार पे चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इनके ऊपर आरोप लगा दिया जाना और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को, मीडिया को गोदी मीडिया कह दिया जाना, और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स अपने पक्ष में फैसला दे दे उस दिन सब बढ़िया, जिस दिन खिलाफ फैसला आ जाए उस दिन देश में और लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो मैं समझता हूं इस प्रकार की बात की जानी किसी रूप में सही नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब इस मुल्क के प्रधानमंत्री रहे जब भी यही चुनाव आयोग था, और आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तब भी यही चुनाव आयोग है, भविष्य में और कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा तब भी यही चुनाव आयोग रहेगा। और पूर्व में इंदिरा जी के समय से, राजीव जी के समय से, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय से, इंद्र कुमार गुजराल जी के समय से यही चुनाव आयोग रहा और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो दायित्व है वो हमेशा सदा सर्वदा रहा। तो आज ही कौन सी ऐसी नई चीज 2014 के बाद से कि एक तरीके से सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं और एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप इसी विषय के आधार पर किया जा रहा है। और जहां तक विषय ईवीएम का भी, मैं ईवीएम का बता देता हूं, जहां तक ईवीएम का विषय है तो ईवीएम के माध्यम से राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, या फिर अखिलेश यादव जी हो, डिम्पल यादव जी हो, समाजवादी पार्टी के सभी सांसदगण हो, कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदगण हो, वो ईवीएम के माध्यम से चुने गए हैं। नंबर एक। नंबर दो, इनकी तमाम राज्यों में सरकारें ईवीएम के माध्यम से ही हैं, इसी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं, उसके माध्यम से ही है, चाहे वो विपक्ष की सरकार, पश्चिम बंगाल ममता की सरकार हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो, कर्नाटका प्रदेश की सरकार हो, हिमाचल प्रदेश की सरकार हो, तमाम सारे राज्यों में इनकी सरकार है, तो और तेलंगाना की इनकी सरकार, रेवंत रेड्डी साहब की सरकार। तो मैं समझता हूं ये भी एक प्रणाली, इसी प्रणाली के तहत सरकारें हैं और तमाम सारे राज्यों में इन्हें जो जीत मिलती है वो इसी प्रणाली के आधार पर मिलती है। और बावजूद इसके आरोप लगा दिया जा रहा है। और जहां तक विषय एक तरीके से एसआईआर का मुद्दा भी अगर बात कर ली जाए तो ये एसआईआर कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, इस मुल्क में 9वीं बार हो रहा है। और उसके साथ साथ इस चीज को भी याद रखना चाहिए, जहां तक जो आरोप लोग लगा रहे हैं, इस चीज को समझे कि भाई एसआईआर की अगर आप बात कर रहे हैं तो वोट को अगर अपडेट किया जा रहा है, वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है, तो उसमें आपत्ति आखिर क्या है? और जहां तक फर्जी वोट का सवाल है तो फर्जी वोट तो कटने चाहिए। और मैं समझता हूं जगदीप जी यहां मौजूद है, जगदीप जी भी इस बात के पक्षधर होंगे, डंके की चोट पे कोई व्यक्ति मुंबई में बैठा, मुंबई में बैठे बैठे वहां भी वो वोटिंग राइट हासिल कर रहा है, और अगर वो आजमगढ़ से बिलोंग करता है तो आजमगढ़ में भी अपनी उसकी वोट बनी हुई है। तो दो वोट तो नहीं चल सकती है, दो तीन वोट नहीं चल सकती है, तो एक ही वोट रहनी चाहिए। यही स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक प्रकार से लाभदायक है। तो निश्चित रूप से जो एक तरीके से परिवर्तन आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को इसका साथ देना चाहिए, लेकिन सवाल करना इनका जायज है, सवाल करें, सवाल में आपत्ति नहीं है, लेकिन तथ्यों के आधार पर करें। अगर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया जा रहा, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है, वो बीजेपी नहीं है। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, निश्चित रूप से अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार जरूर है, लेकिन एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ईडी, सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, वो स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है। पुलिस को भी कह दिया जाता है कि भाई पुलिस बीजेपी की नौकरी कर रही है, ये वो इस प्रकार के अपमानित शब्दों से प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहा है, कोई किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा है, सब अपना दायित्व निभा रहे हैं, अपना दायित्व निभाते हुए एक प्रकार से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से इस देश को मार्गदर्शन दे रहे हैं और व्यवस्थाओं को बनाए रखने का काम कर रहे हैं। तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और ये संविधान प्रोविजन एक प्रकार से देता है, उसके आधार पर काम होता है। जी
जगदीप जी, विपक्ष को तथ्यों के आधार पर जो है बात रखनी चाहिए, तथ्यहीन बातें नहीं करनी चाहिए। सबूत हो तो आरोप क्या, कोर्ट का दरवाजा भी आप खटखटा सकते हैं। जी, समय कम है, जल्दी दे देखिए देखिए साहिल जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। हमारे मलिक साहब ना प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं। मैं बेसिकली तो दिनेश जी से बात करना चाहूंगा, लेकिन मलिक साहब को थोड़ा सा बता दूं। जल्दी, एक सेकंड में एक दिनेश से बात। दिनेश सर, अगर आपको देर हो रही है तो आप लीव कर सकते हैं, आप जवाब देके इनका जगदीश का, ठीक है? 2-3 मिनट में रुक सकता हूँ वाले। ठीक है सर। 7 बजे मुझे नहीं, बस फ्री कर देगा, ठीक- बताइए मैं ठीक है। 3-4 मिनट का time। बता दूं, इनको बता दूं, प्रशांत जाघव ओडिशा 2024 विधानसभा चुनाव, नीलामणि बिश्नोई ओडिशा 2019 चुनाव, माधवी लता तेलंगाना 2024 विधानसभा चुनाव, तीनों भाजपा के विधानसभा के उम्मीदवार एमएलए पद के, तीनों के कब्जे से, 2 की गाड़ी से, 1 के कब्जे से ईवीएम बरामद हुई। इसका जवाब देंगे? अभी भाई साहब बहुत बढ़िया प्रवचन दे रहे थे कि एक स्थान से वोट डाला है तो दूसरे से नहीं डाला जाना चाहिए। सुनते जाना आप जरा। पहले आपके 2 दर्जन नेता हैं जिन्होंने 2-2 नहीं 3-3 जगह पर वोट डाले। आपके दिल्ली के एक प्रोफेसर साहब हैं, दिल्ली में भी डाल कर गए और उसके बाद अपने गृहनगर भी चले गए। अब सुनिए, मैं दिनेश जी की एक बात को पहले जरा स्पष्ट कर दूं। दिनेश जी, टीएन शेषन साहब को मैंने भी पढ़ा है। ये वो आदमी है, जब इनके पास सरकारी परिवहन विभाग था ना, तो 200 मील तक बस ले गए थे चलाकर। जब ड्राइवर ने गलत तरीके से बस चलाते हुए इनके सामने से वो निकला तो 200 मील ये लेकर गए। 1 महीना वर्कशॉप में काम किया और सीखा कि सरकारी बसों में काम कैसे होता है तकनीकी तौर पर। ये वो आदमी है जिन्होंने शेख अब्दुल्ला को लिखी वो चिट्ठी, जो उन्होंने उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति को लिखी थी, उनके सामने पड़ी थी। ये वो आदमी है जिन्होंने 5 बजे जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, मौके के पुलिस अधिकारी को बोला था कि जाकर माइक छीन लो उम्मीदवार का। बहुत बड़ा नेता था। और ये वही आदमी है जिनको लालू प्रसाद यादव सरीखे नेता ने कहा था कि ये खुला हुआ बैल है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन टीएन शेषन साहब को आज भी अगर इज्जत मिलती है तो सिर्फ इसलिए मिलती है कि उनका पहला आदेश जब वो आए थे तो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो शब्द है ना, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होगा, ये उन्होंने बताया था। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। यह सच है कि कांग्रेस का आज भी जमीनी सतह पर कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बूथ लेवल अधिकारी नहीं है। मैं मानने को तैयार हूं और मैं पूरी संजीदगी से इसको मानता हूं। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। आपने कहा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, कल को हमारी सत्ता होगी तो उसमें हमारे लोग बैठेंगे। ये तो दिनेश जी कोई जवाब नहीं ना होगा। भाजपा के कार्यकारी नेता उस कंपनी के कार्यकारी अधिकारी है जो कंपनी ईवीएम बनाती है। दूसरी बात देखिए, कितना दकियानुसी ये एक जवाब देते हैं। आप हिमाचल में जीत गए, आप तेलंगाना में जीत गए, आप कर्नाटक में जीत गए। अरे कर्नाटक की ही तो हमने आपको निकाल के दी लोकसभा, जिसका वो 7 फीट का बुलंदा लेकर आए थे माननीय राहुल गांधी जी। ये छोड़ दीजिए कौन कहां से जीता कौन कहां से हारा, सवाल ये है ही नहीं। सवाल ये है कि पहले ईवीएम पर सबसे पहले सवाल जीवी नरसिम्हा राव ने उठाया था जब डेमोक्रेसी इन डेंजर उन्होंने किताब लिखी और आपके अडवाणी साहब ने उसकी प्रस्तावना लिखी थी। अब क्या है, समय के साथ साथ भाजपा की चोरी करने के तरीके बदले गए हैं। अब भाजपा क्या कर रही है, पहले जो ईवीएम से करती थी अब उसको करने की जरूरत नहीं। उसको मालूम है कि ये वर्ग जो है हमें वोट नहीं देता। और जब से ईवीएम से चुनाव हुए हैं दिनेश जी, आप यकीन मानिए अब स्थिति क्या है, आपको एक एक बूथ में किस मोहल्ले से कितना वोट मिला आप निकाल सकते हो बड़े आराम से। मेरे पास फिगर है अपनी विधानसभा के, एक एक विधानसभा के एक एक बूथ के फिगर हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको दिक्कत क्या है दिनेश जी। सवाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वोट चोरी का नहीं है। ये जो इन्होंने सिखाया ना इस देश को, कल को हो सकता है कोई और सत्तासीन हो वो भी ऐसा करे। सवाल लोकतंत्र की हत्या का है। सवाल आज ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूछे गए किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। मुझे एक बात बताइए, साहिब सिंह वर्मा साहब के जो बेटे हैं दिवंगत साहिब सिंह वर्मा, उनके बेटे के यहां से कितने रजिस्टर्ड वोट मिले थे? कोई जवाब है? हरियाणा के अंदर हमने एक एक पोलिंग बूथ का आपको रिकॉर्ड निकाल कर दिया, हमें क्या जवाब मिला बताइए। सवाल यह है कि आज जितने तथ्य मैंने आपके सामने रखे, मुझे किसी का कोई उत्तर नहीं मिला। कहानियां सुनाना बहुत अच्छा है, क्यों ऐसा होता है कि हर बार भाजपा के एमएलए उम्मीदवार की गाड़ी में से ईवीएम पकड़ी जाती है? आप कोई जवाब नहीं देते। क्यों ऐसा होता है कि भाजपा का एक नेता 4-4 जगह से वोट करता है? आप कोई जवाब नहीं देते। फिर आपने एसआईआर की बात की, दिनेश जी सुन लीजिएगा। आपने कहा कि जब एसआईआर को लेकर परस्यू करना था सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में आखिर में कोई नहीं मिला। आपको जवाब दे ले जल्दी, समय कम है उनके पास, उन्होंने जाना है।
लोगों को लेकर चले गए थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने मार दिया था। नहीं ये वही लोग थे जिनके साथ राहुल गांधी जी ने चाय पी थी। जगदीप जी अब जवाब ले लेते हैं, बहुत समय ले लिया, मैं जवाब ले लेते हैं। एक आखिरी बात सुन लीजिए, क्या बोलिए, एक आखिरी बात सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो भी बता देता हूं मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने केवल मामले को लटकाया, और जिस देश के अंदर एक जज के घर से करोड़ों की नकदी जली हुई बरामद हो, जिस देश के अंदर एक वकील जो जज बने और राहुल गांधी साहब को मैक्सिमम सजा दे, उसके बाद उसको आउट ऑफ द टाइम प्रमोशन दिया जाए, जिस देश के अंदर एक जज कोर्ट परिसर में यह कहे कि कठमुल्ले जो है उनकी जरूरत नहीं है हमें, और बाद में जब उसके खिलाफ कॉलेजियम जो है वो रिपोर्ट करे तो वो कहे कि मुझे गर्व है अपने स्टेटमेंट पर, वहां पर आप जुडिशरी से क्या तवक्को करेंगे, जरा ये बता दीजिए देश को। ठीक है सर जी। बस अब 2-3 पॉइंट्स में आपको सब चीज मैं सम अप करके बताता हूँ। देखिए, आप कभी भी किसी भी सूरत में भाजपा की तारीफ करने का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल अगेंस्ट रहेगा और आप अपनी पार्टी का रुख रखेंगे। उसी प्रकार से भाजपा प्रवक्ता जो है अपनी पार्टी का रुख रखेंगे, क्योंकि अगर एक दूसरे की पार्टी की तारीफ अगर करने काम करेंगे तो जनता के बीच में मैसेज सीधा जाएगा, भाई जब ये पार्टी ठीक ठाक है तो हम वोट क्यों दे। नहीं सुन मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। दूसरी बात जैसे आती है, देखिए जैसे कोई भी जो संस्था है तो आपके समय पे भी थी, जैसे कांग्रेस का जब लंबे समय तक देखिए भाजपा जो है वो पूरे तरीके से प्रतिपक्ष में रही तो पूरे तरीके से जितने जैसे आप लोग है ना, आप लोगों से ज्यादा जो है मुखर रहे, आप लोगों से ज्यादा जो है उग्र प्रदर्शन किया, आप लोगों से ज्यादा उस तरीके से जमीन पर नजर है। आपको मानना पड़ेगा जगदीप जी से, वो आप कहीं ना कहीं कमी समझते हो, वो कमी आपको कहीं ना कहीं आगे जाके खलेगी। और वो चीज जैसे आप जैसे समझदार और जागरूक लोग अगर ज्यादा होंगे तो मैं कह रहा हूँ उतनी ही जल्दी जो है आप लोगों की मतलब रिकवरी एक तरह से जो है वो प्रोसेस उतना फास्ट होगा, क्योंकि जमीन पे आप लोगों की पार्टी उस तरीके से नहीं है। मैं आपको क्लियर चीजें बता रहा हूँ। और मैं आप बहुत से लोग जैसे आपकी पार्टी में देखिए, आपका तो मतलब रूबरू रोज का होना होता होगा, लेकिन मैं आपकी पार्टी में करीब हर प्रदेश में बहुत सारे लोगों को और जानता हूँ, और उनकी तरफ से जो कंप्लेंट्स है वो अगर बताने लगूं तो बहुत सारी चीजें अलग हो जाएंगी। तो देखिए इन सब मतलब इन शॉर्ट बताया, क्योंकि मुझे कहीं दूसरे उस पर जाना था फटाफट भी। तो देखिए मैंने जो आपको सुप्रीम कोर्ट को बताया तो आप थोड़ा गूगल करके पढ़ लीजिएगा, उस टाइम पे उस तरीके से जो समय देना चाहिए था वो समय नहीं दिया गया। दूसरी बात जैसे आते हैं जैसे ईमी वाली कंपनीज पे, तो देखिए उसमें साफ सी कहानी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जो होती है उनका कोई काम नहीं होता, वो कुछ महीने में जाकर के चाय नाश्ते पानी करते हैं, गले में एक बस्ता उनका डलता है और डाल के वापस आते हैं। तो वो सब चीजें मैंने देखी, आपने भी देखी होंगी, आपको भी कहीं का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दे मेरी शुभकामनाएं, लेकिन आपका वहां पर कोई लंबा चौड़ा रोल जगदीप जी नहीं रहेगा। ऐसे अविरल जी को कहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं रहता, वो वहां के जैसे जो मतलब एक तरह से जो फुल टाइम जो होते हैं वही करने का काम करते हैं, और वो अपने तरीके से अपनी नौकरी को दाव पे लगाने का काम नहीं करते। छोटी मोटी कुछ चीजें होंगी तो अलग बात है, लेकिन वो वर्तमान में या भूतकाल भविष्य काल मतलब जो भी जैसे रहेगा, तो हमेशा हर कोई आदमी अपनी नौकरी को बचाने का काम करता है। ऐसे पहली चीज होगी। उसके अलावा देखिए कोई भी चीज जैसे मैंने जैसे बताया कि आखिर तक जैसे किसी चीज का अगर भाजपा में ईवीएम पकड़ी गई उसका बता दीजिए सर। बात वो आपके यहाँ पकड़ गए, नहीं सुन रहे, वो आपके लोगों से पकड़ गई ऐसे, आपके कांग्रेस के बहुत सारे, आप वो सर्च कर लिए, मैं आपको नाम नहीं बताने वाला, लेकिन आप सर्च कर लिया छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री की यहाँ से पकड़ेगी, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें, तो ये देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, मतलब देखिए यही खूबसूरती लोकतंत्र की, सब चीजें होती हैं। तो इंडिविजुअल तौर पे करके जैसे कि मतलब अगर आपकी पार्टी में कोई आदमी खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जगदीप जी खराब हो गए, या भाजपा में कोई आदमी खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अवरल मलिक जो है खराब हो गए। तो चीजें देखिए, या कोई पत्रकार खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि साहिल केरनी जी खराब हो गए। तो चीजें सभी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, अपना आराम से खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और चीजें वो सब जैसे जो होती है जागरूक ऐसे ही लगे रहिए। लेकिन जो जैसे लोकतंत्र जो चीजें चलेंगी तो वैसे चलेंगे। लोग अच्छे भी हैं तो साथ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस तरीके से जो है वो चुनाव को जीतना चाहते हैं, उनकी गाड़ियों से ईवीएम भी आपको मिलेंगे और भी चीजें मिलेंगी। तो उसका किसी चीज से ये मतलब नहीं कि भी एक सत्ता में जो दल है वो खराब हो गया और कुछ हो गया। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है तो उस तरीके से जहां तक मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी की बातचीत आती है, ट्रांसपेरेंसी काफी हद तक है, लेकिन पूरे तरीके से मैं उसी चीज पे अडिग हूं कि पूरे तरीके से आपकी पार्टी आगाज से अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं करती। अगर वो जिस दिन चीज समझ लेगी तो सारा का सारा सार वहीं पे मतलब बराबर होकर के सारा कंक्लूड उसी से निकल जाएगा सर। बाकी आपकी सभी बातें मुझे अच्छी लगी, मैंने उम्मीद है कि मैंने आपको संतुष्ट करने का जो काम था वो मैंने किया। बाकी फिर भी आपको लगे तो आप जरूर बताइएगा, मैं आपकी किसी बात का कभी भी और जो जवाब देने मुझे अच्छा लगेगा सर। ठीक है सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर आविल मलिक, आप अपना कमेंट रखेंगे, क्लोजिंग कमेंट जी। जगदीप जी का तो निश्चित रूप से जगदीप जी अपना विषय रख रहे हैं, उनके पार्टी अपना विषय रखे तो हमें किसी रूप में आपत्ति नहीं। हम तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधर लोग हैं, और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक प्रकार से दबाने का किसने काम किया? कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी को इंप्लीमेंट करके 1975 से 77 तक जिस तरीके से आज इनके साथ है समाजवादी पार्टी,
समाजवादी पार्टी के मुखिया नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से उन्हें भी जेल भेजने का काम किया। उस समय समाजवादी पार्टी नहीं बनी थी, वो तो बाद में बनी, लेकिन वरिष्ठ नेता निश्चित रूप से थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेल भेजा, चरण सिंह जी को जेल भेजा, लाल कृष्ण अडवाणी जी को जेल भेजा, मुरली मनोहर जोशी जी को एक प्रकार से जेल भेजने का काम किया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को जेल भेजने का काम किया गया। नीतीश कुमार जी आज वर्तमान में मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्हें भी जेल भेजने का काम अगर किसी ने किया तो निश्चित रूप से इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस पार्टी ने किया, और संपूर्ण विपक्ष को जबरन जेल में डालने का काम उस दौर में किया गया। सभी समाजवादी नेताओं को जेल भेजा गया, सभी किसान नेताओं को जेल भेजा गया, और सभी विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम उस दौर में किया गया। और किसी की हिम्मत नहीं थी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंदिरा जी की सरकार के खिलाफ बोलने की। और जहां तक विषय है इंदिरा जी की सरकार का, उसका 1975, तो जिस प्रकार से अगर आपातकाल की बात कर जाए तो न्यायपालिका में ताला जड़ने का काम किया गया, और पत्रकारिता को एक प्रकार से समाप्त करने का प्रयास किया गया, और बिजली काटने का काम एक तरीके से अखबारों की किया गया, वो सबने स्पष्ट देखा उस दौर में। जी ठीक है सर, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत। जगदीप जी कुछ कह रहे थे क्या? जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर समय खत्म हो गया। मैं भाई कसम से कह रहा हूं कि कल हम अगर चर्चा करेंगे, हम आपातकाल को लेके आएंगे बीच में। मैं शुरू में जवाब शुरू में आपसे मैं ले लूंगा। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए जगदीप सिंह। बिल्कुल 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 सर। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं पक्का हम करेंगे उस पर चर्चा। धन्यवाद फिलहाल आप दोनों का हमारा जुड़ने के लिए। और ये जिस तरह बातें रखी कि ये चर्चा काफी अहम हो जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर ये विवाद जो है शुरू हुआ है, तो ये एक अलग ही रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और अलग अलग वक्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी का पक्ष तो रखा ही, और साथ में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट उन्होंने बातों को स्पष्ट भी किया। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। The reason I chose SP Smart School is because it prepared me for my boards examination as well as for my competitive examinations. The previous year results have been a testament of this statement. With over 18 positions, 700 distinctions and the UT topper being from our school is our huge pride. The results of the competitive examinations have also been commendable. The students who are not a part of SP Smart School program have no idea what they are missing out on. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector, building leaders in finance and business, shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.